अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। इसराइल की सफाकियत ने सारी हदें उबूर कर ली। सेहूनी रियासत की जानिब से कतर पर एक ऐसा हमला किया गया जो सिर्फ मिसाइल्स पर मबनी हमला नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन, रियासती खुद मुख्तारी और सफारती आदाब पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जा रहा है। कतर जो बरसों से मशरिक़ वुस्ता में अमन मुज़ाकरात का मरकज़ और सालसी का किरदार अदा करता रहा है, आज खुद इसराइली जारहियत का निशाना बन गया। ये सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब किसी भी रियासत, किसी भी जगह को इसराइली जारहियत से महफूज नहीं समझा जा सकता। अब इसराइल के कतर पर ताज़ा हमले ने पूरी अरब दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। खित्ते में वो ममालिक जो मुख्तलिफ मफादात की वजह से बरसों से एक दूसरे से फासले पर थे, अब कतर के साथ इज़हार यकजहती में मुत्तहद नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, शाम और दीगर इस्लामी ममालिक ने वाज़ेह तौर पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की है। ऐसा लगता है कि इसराइल की जानिब से किया जाने वाला ये हमला एक मुश्तरका जज्बाती और सियासी लहर को जन्म दे चुका है, जिसमें अरब दुनिया खुद को एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ते हुए महसूस कर रही है। यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक के कई सरबराह कतर से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पहले से कतर में मौजूद थे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज मुमकिना तौर पर कतर पहुंचने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे और उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और उसके साथ वज़ीर आज़म ने कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। अब ये मुलाकातें महज रस्मी नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम मालूम होती हैं कि इसराइल के इस हमले को मामूल की कार्रवाई तस्वुर नहीं किया जाएगा। खित्ते में इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है वो किसी बड़े तसादुम का पेश खैमा बन सकती है। गो कि अभी कोई मुल्क बराह रास्त जंग की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि खित्ता अब उसमें एक सूरत हाल जो है वो तेज़ी से ख़राब हो रही है। अब अगर इसराइल अपनी इस रविश पर कायम रहा और खित्ते के अंदर मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अरब ममालिक उनके हामी किसी सख्त रद्द अमल पर मजबूर हो जाएंगे। इसराइल को यह हमला महंगा भी पड़ सकता है क्योंकि कतर सिर्फ एक छोटी खलीजी रियासत नहीं बल्कि इस वक्त पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया की हमदर्दियाँ इसके साथ हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल इंतहाई अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि आलमी मुबस्सिरीन के नज़दीक इसराइल की जानिब से कतर पर हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर एक ताकतवर सिफारती पैगाम तस्वुर किया जा रहा है। ये सिर्फ कतर से यकजहती का इजहार नहीं बल्कि खित्ते को ये यकीन दिलाने की कोशिश है कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती के साथ खड़ा है। इस इक़दाम के ज़रिए पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इसराइली जारहियत को महज एक दो तरफा मामला नहीं समझता बल्कि इसे पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक इज्तिमाई चैलेंज तस्वुर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के इस पहलू को भी उजागर करता है कि इस्लामाबाद खित्ते में किसी भी मुमकिन बड़ी जंग या प्रॉक्सी तनाज़े के ख़तरे को महज तमाशाई बनकर नहीं देखेगा। भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान जानता है कि मुस्तक़बिल में इसे एक से ज़ायद महाज़ों पर दबाव का सामना हो सकता है। ऐसे में कतर के साथ यकजहती ज़ाहिर करना और खलीजी क़यादत के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू करना न सिर्फ अलामती अहमियत रखता है बल्कि पाकिस्तान के दिफाई और सिफारती तकाज़ों के मुताबिक भी है। यूँ शहबाज शरीफ का ये दौरा पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान खित्ते में सिफारती तौर पर मुतहर्रिक होकर अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। अब जैसा कि हालिया दिनों में भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान को सिर्फ मशरकी सरहद पर नहीं बल्कि एक नए खतरे यानी इसराइल पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत और इसराइल के दरमियान अस्करी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में गहरा ताउन मौजूद है। भारत की जानिब से इसराइली ड्रोन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम्स के इस्तेमाल की हकीकत पहले भी सामने आ चुकी है। ऐसे में अगर भारत और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिन सूरत हाल में इस्तेमाल होता है तो पाकिस्तान के लिए ये दो महाजी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान को इस खतरे का भरपूर इदराक होना चाहिए और इसे न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना होगा बल्कि आलमी सतह पर सिफारती हिकमत अमली को भी असर-ए-नौ तरतीब देना होगा। इसराइल के कतर पर इस हमले से यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये कार्रवाई अमरीका की रजामंदी के बगैर मुमकिन थी। गो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के इस हमले को नापसंदीदा करार। अब डोनाल्ड ट्रंप ये तासुर दे रहे हैं कि अमरीका का इस हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि कतर में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं और अमरीकी खित्ते में इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी भी है। ऐसे में अगर अमरीका चाहता तो इसराइल के हमलों को रोक सकता था, लेकिन अमरीका ने ऐसा नहीं किया, जो इस तासुर को तक़वियत देता है कि या तो अमरीका इस हमले के मुकम्मल तौर पर इससे बाखबर था या फिर इसकी जानिब से इसराइल को खामोश मदद फराम की गई। अमरीका की जानिब से पुरस्कार खामोशी बजाते खुद एक पैगाम है कि इसराइल को हर कीमत पर अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दे, चाहे वो किसी रियासत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करे। ये सूरत हाल मुस्लिम दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। गो कि आज कतर निशाना है तो कल कोई और मुल्क भी निशाना हो सकता।
अगर इसराइल को इसकी कार्रवाइयों से बाज न रखा गया तो दोबारा ऐसी मुहिम्मात में मुलविस होता रहेगा जिनके नताइज न सिर्फ फलस्तीनी अवाम बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। ऐसे में ये वक्त सिर्फ मजम्मती बयानात का नहीं बल्कि अमली इकदाम करने का, मुस्लिम दुनिया को एकजहती मुश्तरका पॉलिसी और मुतफ़िका हिकमत अमली की जरूरत है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, सबसे पहले तो जो कतर पे इसराइल का अटैक है, जाहिर है कतर इसराइल इससे पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा। वो इस्माइल हानिया का किसी और सरजमीन के ऊपर जो है उन पर अटैक हो, हमला हो, उनकी शहादत हो और इस तरह के और इंसिडेंट्स भी मौजूद है। लेकिन ये जिस वक्त और जिस मुल्क के अंदर जो ये कार्रवाई की गई है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और कार्रवाई की अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? जी, मेरे ख्याल में वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जगह जो है उसके हवाले से सबसे बड़ा एक आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट है अरब वर्ल्ड के लिए। एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ चुका हुआ है, उनकी सॉलिडारिटी को चेक कर लिया है, उनके रिजॉल्व को इजराइल ने। और मेरे ख्याल में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बार बार उसने साबित किया है कि वो महज़ब दुनिया में रहने के एक तो लायक नहीं है। और अगर हम देखते हैं अरब वर्ल्ड को, तो अरब वर्ल्ड के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन इस लेवल की आ चुकी हुई है कि अगर वो ईरान पे खामोश थे, लेबनान, यमन, सीरिया के ऊपर, तो क्या वो अपने सुन्नी अरब वर्ल्ड के अंदर जो खलीजी मुल्क है, जो कि ग्लोबल डिप्लोमेसी का कैपिटल कहा जाता है, उसके ऊपर हमले को इग्नोर करेंगे? नो डाउट वो जा रहे हैं वहाँ के ऊपर, ज़बानी जमाखत सारा कुछ होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका ने जिस तरीके से यूरोप को डिच किया है यूक्रेन के मामले के ऊपर, उसी तरीके से उसने अपने अरब इत्तेहादियों को यहाँ के ऊपर जो है वो तनहा छोड़ दिया। और एक सेंस वहाँ के ऊपर पाई जाती है, इस चीज़ का मुकम्मल इदराक है कि अमेरिका की जो हमायत और सिक्योरिटी की गारंटी है वो मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर उन्हें नहीं मिलने वाली। और जो भी इसराइल वहाँ के ऊपर करता है रीजन को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, अमेरिका मुसलसल 2 साल से ना सिर्फ उसे इग्नोर कर रहा है बल्कि इजरायली सलामती को, अपने इत्तेहादियों की जो मुफादात और सलामती है उसके ऊपर फोकियत और तरजीह दे रहा है। नहीं उस्मान साहब, डोनाल्ड ट्रंप खुद को पोजीशन करते हैं ना एज अ पीस चैंपियन, और वो फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए वो कहते हैं कि मुझे वोट भी करें। तो ये जो मुजरिमाना खामोशी लगती है, देखिए उनका रडार सिस्टम वहां पे मौजूद है, अड्डे वहां पर फजाई अड्डे मौजूद है, उनके पैट्रियोटिक इंटरसेप्टर्स है वहाँ के ऊपर। जब ईरान ने जून में लॉन्च किया था तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया था, और सिक्योरिटी के गारंटर हैं यहाँ के ऊपर। नॉन नेटो अलाई हैं, 2022 में उन्होंने इसे नॉन नेटो अलाई बनाया था कतर को। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है नेटो के साथ, अमेरिका के साथ, टर्की के साथ इनकी है। तो मेरे ख्याल में एक शॉक वेव है कतर के अंदर, जिनकी टोटल आर्मी 26,000 है, कि अमेरिकन जो किरदार है, जो रोल है, वो कितना मशकूक हो गया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की हवाले से आज अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि सेकेंड कॉल पे वो पूछ रहे थे नेतन्याहू को कि हाउ डिड इट गो, ये कैसा रहा, का क्या ये कामयाब ऑपरेशन था? तो मेरा मानना ये है ये पॉसिबल नहीं है कि जहां के ऊपर अल-खदीद सबसे बड़ी उनकी मिलिट्री की बेस है, जो कि उनका फ्रंट लाइन है, वो उसे एंगेज करने के अंदर इस हद तक जो है वो नाकाम नजर आई। तो मुझे लगता है कंप्लिसिटी है अमेरिका के एंड के ऊपर, जिस चीज को अच्छी तरीके से सऊदी वली अहद को भी पता चल चुका हुआ इस हवाले से। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जो बात की जा रही है, आई होप कि वहां के ऊपर इस हद तक जो है वो समझदारी हमें देखने को मिलेगी कि ईरान को इसमें शामिल करें। क्योंकि हमने माजी में देखा कि वो इस दोनों को अलग अलग करते हैं, सुन्नी वर्ल्ड को, शिया वर्ल्ड को। शिया वर्ल्ड के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो हमारे सामने है, लेकिन जो कैपेसिटी थी ईरान की अंदर तक जाके हिट करने की, मेरे ख्याल में उससे कैपिटलाइज करने का मोमेंट आ गया हुआ है। अभी कोई ईरानी सदर या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है नहीं गए, 5 तारीख को गए थे दोबारा से मामला को रिकिंडल करने के लिए। मेरे ख्याल में उन्हें एंगेज करने की बड़ी जरूरत है। देखिए इस अटैक के बाद जो अरब वर्ल्ड का रिस्पांस है, इन पर्टिकुलर MBS हो, अब इवन फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब गए, अमीर कतर से मुलाकात हुई है, तो आपको क्या लगता है कि एक तो बिफिटिंग रिस्पांस क्या होना चाहिए, दूसरा हाउ विल दे रिस्पॉन्ड टू इट नाउ, अरब वर्ल्ड हाउ दे विल दे रिस्पॉन्ड टू इट नाउ? मेरे ख्याल में उनकी कैपेसिटी इश्यूज हैं इस हवाले से। अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा 26,000 उनके पास अपना टोटल फौज है कतर की, और कोई दूसरा मुल्क जो है उस हद तक इनके लिए आगे जाने को तैयार नहीं। लेकिन चूंकि उनकी सॉलिडारिटी बड़ी फेमस है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की है, तो अब देखते ही हैं कि वो किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि रिस्पॉन्स की नोयत क्या है, उसकी अमली सूरत क्या होगी, और उसकी फीचर, उसके खतोखाल क्या होंगे। मेरा ख्याल में वो तमाम लीगल एवेन्यूज को चाहेंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि उस महाज को खोल लें। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अनब्राइडल्ड लाइसेंस टू किल दे रखा है वहां के ऊपर इसराइल को, मेरे ख्याल में वो उसको परसू करेंगे। और सऊदी अरेबिया और UAE ये सब उस लेवल के ऊपर जाके एस्केलेशन नहीं चाहेंगे। यहाँ के ऊपर एक और पॉइंट टू पॉन्डर है कि क्या UAE और बहरीन, जो कि इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा है, क्या उनकी रेड लाइन आ चुकी हुई है? क्या वो इस बात के ऊपर पुल आउट कर लेंगे वहां से? क्योंकि ये दोनों कंट्री वो हैं जिन्होंने इसराइल से पिछले साल
12% जो है उनका वेपन जो है वो परचेज किया है। तो मेरे ख्याल में सॉलिडारिटी को गेज करने का ये आइडियल मौका है कि क्या सुन्नी वर्ल्ड और पर्टिकुलरली जीसीसी कंट्री, खलीजी मुल्क एक दूसरे के साथ भी वही करते हैं जो उन्होंने ईरान के साथ किया, यमन, सीरिया और इजराइल और गजा के साथ किया। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन एक विंडो अपॉर्चुनिटी की उन्हें मिल गई हुई, और वो क्या है कि उन्हें स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिटी करनी चाहिए। अगर वहां पे मिलिट्री एज उनको अवेलेबल है और अमेरिका नहीं किसी इत्तेहादी को मिडिल ईस्ट में वो वेपन प्रोवाइड करने को तैयार जो कि इजराइल को मिल रहा है, तो चाइना ने भी एक हफ्ते पहले वहां के ऊपर जंगी मशकें करके बताया है कि वो भी एक पोटेंशियल मार्केट है। तो मेरे ख्याल में ये वहां के ऊपर सोच जो है वो कार फरमा है कि वो सोच रहे हैं कि हमें भी रीजन के अंदर चाइना और रशिया और टर्की इनको एंगेज करना चाहिए और डिफरेंट पॉसिबिलिटी पे जाना चाहिए, क्योंकि चाइना ने भी वहां के ऊपर अपना मिलिट्री मसल जो है वो फ्लेक्स करके बता दिया है पूरी दुनिया को कि अमेरिकन मार्केट के ऊपर अलाई करने की जरूरत नहीं। और पाकिस्तान ने तो मई में टेस्ट करके दिखा दिए हैं उनके तैयारे। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो नो डाउट पाकिस्तान और कतर ये दोनों उस नॉन जो एक्सिस है ऑफ रिकग्निशन है, क्योंकि दोनों ने कभी तस्लीम नहीं किया इजराइल को, उसका पार्ट है। और हमने हमेशा अरब वर्ल्ड और पर्टिकुलरली ये जो सुन्नी कंट्री है उनकी तरफ हमने उस्मान साहब लास्टली ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरा होगा, जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है। तो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहा जाना इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और फिर जाहिर है जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल दिखाई देता है आपको? जी डेफिनेटली पॉसिबल दिखाई देता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जरूर परसू करेंगे। और पाकिस्तान चाहता यही है, क्योंकि जिस तरह से चाइना ड्रैगन अपने आप को शोकेस कर रहा है, वो चाहेंगे कि जो लाइकलीहुड है ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको एग्जॉस्ट करे मिडल ईस्ट है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर उस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हमें बड़ा थ्रेट है, तख्तान के बॉर्डर के ऊपर आगे हुए थे इजरायली तैयारे जब वो ईरान को हिट कर रहे थे, तो हमारी एयर स्पेस और स्पेशली वो इलाका चागी का जहां हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो पाकिस्तान के लिए भी एक स्टर्न मैसेज है जिसको हमारे एंड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। और डिप्लोमेटिक एफर्ट भी हमने स्टार्ट कर दी हुई है 2 साल से। आप देख रहे होंगे ईरान का केस हो, गजा का केस हो, और अभी भी हमने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया। तो मेरे ख्याल में हमारी एक लिमिटेड अपना कैपेसिटी है पाकिस्तान की भी, हम उसके अंदर मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिडल ईस्ट को अपना मिलिट्री का डॉक्ट्राइन बदलना होगा, अपने दफाई अखराजात जो है बढ़ाने होंगे, बजाय कि वो हाई राइज और स्काई लाइन और टावर खड़े करते चले जाएं। उन्हें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि डोमेस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर प्रोटेक्शन उनकी आर्मी उनकी कर रही है, लेकिन रीजनल डेटरेंस नहीं उनके पास। प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये है, ये तमाम के तमाम सल्तनत हैं, ये नहीं चाहती कि फौज इतनी ताकतवर हो जाए कि इनके रजीम को टॉपल कर दें, क्योंकि उन्होंने मिस्र के अंदर देखा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सिचुएशन वो आ चुकी हुई है कि उन्हें इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि अगर आप चेक करें तो इन्होंने पीनट खर्च करते हैं अपने दफाई अखराजात। शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। उस्मान शाही साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए एक ब्रेक लेंगे।